खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरम बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, फैसला आज़ाद कश्मीर के हवाले से हो गया। अब्दुल क़य्यूम साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और वो भी जो बड़े नाम थे वो पीछे रह गए और ये एक अननोन फिगर कंपैरेटिवली ये सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इनके बारे में कोई स्कैम इनके दामन में नहीं है। तो अच्छी बात है, ये बुरी बात ये अपने दोस्तों से पूछेंगे। नज़ीर चौहान साहब ने जो यू टर्न लिया है ये किस तरह का है और क्या मामला? बेचारे एक मिनी ग्रेट गेम में मारे गए और इनके साथ क्या हुआ? उसके साथ मुहीद यूसुफ साहब ने एक अपना अच्छा नाम बना लिया था जब करण थापर को इंटरव्यू दिया था और बड़ा उनका एक नाम था। और इसके साथ ये क्या बयान दिया जी, हमको आपने टेलीफोन क्यों पीएम साहब को आप जो है वो बजाय, तो ये क्या है? ये उन्होंने ये वाकई कोई बड़ी वाइज बात थी? पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से। इसके साथ ही काबुल में धमाका हुआ, तालिबान क्या दिया, आर दे क्लोजिंग इन ऑन काबुल, क्या ये सिलसिला कहाँ जा रहा है और अमेरिका बहादुर क्या रिएक्ट करेगा? भट्टी साहब पहले तो आ जाते हैं आज़ाद कश्मीर में। एक नाम उन्होंने दिया है जिसमें लोग तनकीद भी कर रहे हैं और कुछ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कादी साहब गालमन, दो नाम थे मिस्टर सुल्तान महमूद और एक और साहब इलियास तनवीर साहब, बड़े अमीर आदमी तनवीर साहब। हाँ जी, वो थे। यही मैच पड़ा हुआ था, बहुत लोग कह रहे थे और गालबन इनमें से एक साहब बड़े पैसे वाले भी हैं, वही तनवीर साहब, वो अरबपति इलियास साहब। तो जिस दिन ये हुआ था इलेक्शन तो मैंने कहा था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिनका नाम है ना, कोई अपसेट भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप याद करें जब पंजाब का वज़ीर आला बनना था, कोई किसका नाम ले रहा था, कोई किसका नाम ले रहा था। लेकिन ये अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के बारे में है कि साफ किरदार के हैं, इनके दामन पे कोई दाग नहीं है, करप्शन का एलिगेशन, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे हैं पहले, वज़ीर भी रहे और गालबन एमएलए भी रहे हैं। तो अगर ये अच्छे आदमी हैं तो इसका मतलब है कि जो बंदा सोच रहा था कि मैं पैसे के जोर पे आ जाऊंगा और उसके लिंक्स भी थे, काजी साहब यू कांट बिलीव कितना खौफनाक मज़ाइल था उसके पास। लेकिन ये वज़ीर आज़म का इख्तियार था। हाँ, अच्छा काम करेंगे तो हम यकीनन तारीफ़ करेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म ने जिन्होंने भी लॉबी की उनको तो ठुस कर दिया अपनी तरफ से। यकीनन उन्होंने मेरिट पे लगाया होगा और अब इनका काम बताएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ हम आवाज़ होके आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर का केस इंटरनेशनल सतह पर कैसे लड़ते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने इनका कुछ जलसों में जिक्र भी किया था, वो सुनवाएं जरा क्या कहा था। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाज़ी सारी जगह फैल गए थे। वैसे उन्होंने इन द लाइटर वेन कहा है क्या जगह फैल गए, लेकिन ये तो बड़े अननोन से आदमी हैं, ये तो कोई इनका। हाँ, जो वहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने भी कोशिश किया कुछ लोगों से वहाँ जानने की, जो जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड के, सबका कहना है ये तकरीबन उस्मान बुरदास टाइप ही लो प्रोफाइल के बंदे। नाम इनका इतना नहीं था। जो कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है उनमें ये मेन स्ट्रीम में नहीं आया कभी। इनका कोई एस्पेक्ट, वज़ीर रहे हैं, वज़ीर माल रहे हैं, वज़ीर खुराक रहे हैं। और 2000 जब ज़ल्ज़ला आया तब ये वज़ीर रहे हैं कश्मीर के, मगर किसी की तवक्को नहीं थी कि वज़ीर आज़म बनेंगे। थोड़ा सा हमें अगर स्विच ओवर करना पड़ेगा। खुर्रम लगारी साहब हमारे साथ हैं क्योंकि एक और बड़ी डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच खुर्रम लगारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। हजूर, मैं पहला सवाल कर देता हूँ, ये आज आपने नज़ीर चौहान साहब की स्टेटमेंट पढ़ी है, तो ये क्या उन्होंने एक वोल्टा फेस कह लें या यू टर्न लिया है, आप इसे कैसे देखते हैं जनाब लगारी साहब? सर देखिए, इन्होंने एक तो बात खुद गलत की थी जिससे इन्होंने इल्जाम लगाया था कि ये कदयानी है या नहीं है। जब उन्होंने बयान देकर मैं कदयानी नहीं हूँ, जब ये बात करते भी थे ना तो हम इन्हें रोकते थे यार किसी भी वजह से आप क्यों बात करते हैं। और इस चीज का हमने कभी इनसे ये भी नहीं कहा था ना कि हमारे किसी ग्रुप ने उनकी इस बात में साथ दिया था, शायद आप जानते हैं। तो जो वो ये देखे ना, जो किसी के मजहब के खिलाफ जाएगा उससे हम नहीं है ना, हमारा ग्रुप उसके साथ होगा और ओवरऑल इनकी सपोर्ट करनी ही नहीं चाहिए इस बारे में हमें। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, इन्होंने तो मुझे याद है जिस दिन आपका ग्रुप बना था तो इन्होंने मुझे टेलीफोन पे कहा था हमने कुरान पे हलफ लिया है जंगीन तरीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या इनको मैं खुर्रम से सवाल पूरा कर लूं, अचानक एक पर्चा उस वक्त होता है जो मसलक पे नहीं बोलना चाहिए आप भी, और अचानक पर्चा होता है, क्या इनको स्क्रू करके आप समझते हैं कि जबरदस्ती बयान दिलवाया गया या इन्होंने अपनी खुशी से बयान दिया है कि चलो कोई बात नहीं 3 पर्चों से तो बच जाऊं? सर देखिए, पर्चे होते रहते हैं, पर मैं कहता हूँ जबरदस्ती दिलवाया गया होगा।
लेकिन आपने याद उस दिन का कि हमारे ऊपर भी सलमान दीन के और खुरम लगारी के ऊपर भी एफआईआर हो चुकी है, याद है आपको? तो खुरम लगारी पे तो मेरा ख्याल है इंतजामिया को अभी भी कहा गया इसको स्क्रू करो, इसके इलाके में इसका काम ना करो, इसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से पर्चा दो। सर मेरे पर फंडिंग मेरी बंद हो चुकी है, मेरी आउटरीच टीमें बंद हो चुकी है, मेरा काम बंद हो चुका है, तो क्या इनको ये करने से मैं पास छोड़ दूंगा? आप क्या कहते हैं फंडिंग क्या जो एमपीए का? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मुझे अरेस्ट करें, मुझे फायर कर दे जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। और बताइए, अच्छा ये तो नहीं हो सकता कि खुदा ना खास्ता अगर आपके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई होती है तो आप भी नजीर चौहान की तरह? सर मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई क्या होगी? एक लड़के का जिसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, दब्बा नहीं है, उसको पकड़ेगा, यूथ इनको छोड़ेगी? अच्छा तो आप क्या समझते हैं, आपके कुछ और लोग जो जहांगीर तरीन साहब के साथ थे जिन्होंने कुरान पे ओथ लिया था, ये जुबानी तो बात थी नहीं, कुरान पूछेगा तो मजीद लोग जा सकते हैं नजीर चौहान की तरह? सर जो नस्ली होगा वो कभी नहीं जाएगा, जिसको कुरान और खुदा का पता होगा। लगारी साहब एक बड़ा कन्फ्यूजन है आम आदमी में। आपकी पीटीआई में आप हैं भी, आप कह रहे हैं हमारी जमात पीटीआई है, कुछ आपके लीडरशिप कौन है? आप इमरान खान को अपना लीडर समझते हैं, आप पीटीआई का हिस्सा है कि ये तरीन ग्रुप क्या चीज़ है? आम आदमी को बड़ा कन्फ्यूजन है। खुद तरीन साहब के खुद के लीडर इमरान साहब है, इमरान खान साहब तरीन साहब के खुद के लीडर है। अच्छा, मतलब तरीन साहब भी इमरान खान को अपना लीडर तस्लीम करते हैं, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो फिर लड़ किससे रहे हैं आप अपने लीडर को फॉलो क्यों नहीं करते? लड़ी नहीं है, देखिए हमें किसी ने पार्टी छोड़ी है, क्या आप ये बता दें? पार्टी छोड़ी है नहीं छोड़ी। मेरी गुजारिश ये है कि आप पार्टी में हैं भी हैं, लड़ भी रहे हैं, अब आपके अंदर भी ग्रुप बन रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये हम लड़े, देखिए हम लड़े नहीं है, ये उनकी अपनी सोच है कि ये लड़ रहे हैं, ये गलत है। आपका इख्तलाफ क्या है? आपकी बुनियादी पार्टी लीडरशिप से क्या इख्तलाफ है तरीन ग्रुप को, जरा वो हमें बता दें। सर तरीन साहब तो इशू था, आप उनके साथ पार्टी में वो उनके साथ रहती ना हो, ठीक है सर, पर हमने ये भी कहा था अगर तरीन साहब बैठे होंगे तो वो भुगतेंगे, हमने ये भी कहा था, शायद आपको याद होगा, अगर वो डरती नहीं है तो जैसी ना हो बस। बहुत शुक्रिया खुरम लगारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहरहाल ये मैं बीच में चूँकि पहले हो गया तो हम अपनी स्टोरी पर इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बात तो खुरम ने ठीक की कि किसी के अकीदे पर बगैर किसी चीज़ की तस्दीक किए बात नहीं करनी, मतलब है हमसे शायद वो अल्लाह को ज़्यादा करीब हो, अल्लाह के ज़्यादा करीब हो। और हमने उस दिन भी कहा था कि ये लफ्ज़ इन्हें नहीं कहना चाहिए। भट्टी साहब बिला वजह देखें, बिला वजह हम ब्लैक मेल करने के लिए भी ऐसी बातें बात औकात करते हैं। इंसान देखे ना जोश में होश नहीं खोना चाहिए। गैर अच्छा तुराब साहब ये सुनाए, ये जो नज़ीर चौहान साहब ने जब पार्टी छोड़ी थी तो क्या फरमाया था? मलक साहब मैं आपसे रूल ऑफ लॉ की आप बहुत बातें करते हैं, आज मैं कुछ आपसे रूल ऑफ लॉ सीखूंगा। हम भी सीखेंगे। क्या वो तय कर चुके हैं? अब आज इन्होंने क्या तय किया है वो भी सुना दें। जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरबला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। उनको शर्म आनी चाहिए थी और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का कि कम से कम मैं इस जो लोगों की औकात थी, दूसरे लफ्जों में जो लोगों की हैसियत थी, जो लोगों की मुनाफकत थी, जो लोगों के चार चार फेस थे, वो कम से कम सामने आ गए। ना तो मैंने जहांगीर खान तरीन को अपना कोई लीडर मानना था, ना वो लीडर होने के काबिल है। अच्छा मलक साहब, एक तो कुरान पे हलफ लेना, कुरान पाक नंबर 1 तो उठाने के लिए, अमल करने के लिए जो मैंने सुना है। लेकिन अगर आप साहिब इल्म लोग कहते हैं, अगर आप ये कह देना मैं कुरान उठा रहा हूँ तो समझे कुरान उठाया गया, लेकिन हम इस बहस पे नहीं जाते। क्या कुछ लोगों के बारे में मैं मौजूदा पॉलिटिकल में नहीं बात करता, कुछ लोग कहते हैं यार आजकल 90% लोगों का ना दीन ईमान पैसा है, उसका एक ही उसूल है कि उसूल कोई नहीं है। एक तरफ वो कुरान उठा के कहते हैं जीना मरना है, अब कहते हैं जहांगीर तरीन ने इस्तेमाल किया। ये अचानक क्या हुआ, क्या इस दरमियान? मुझे उनके एक लफ्ज़ मेरे कान में आ गया, उन्होंने इन लोगों के 4 फेसेस है, तो मुझे लगा 4 का लफ्ज़ है। आप पे अगर 4 केस हो जाए तो आपके सारे चेहरे बदल जाते हैं। देखें इसी कमरे में हमने ये सुना था कि इन पे 3 केसेस हैं, वो डिटेल में जाने की जरूरत। और चौथी जो खबर इससे ज़्यादा थी, जहाँ से मुझे लगा था कुछ होने वाला, कि नैप इज़ ऑन दी वे, कहा गया था कि ये क्योंकि रियल स्टेट से इनका ताल्लुक है, उन पे केसेस बन सकते हैं। बाकी आप वाली बात है, किसी के ईमान पे मैं कौन होता हूँ बात करूँ, मगर बड़ा दुख की बात है कि अगर आपने पोजीशन ली, आपने दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब का हवाला दिया, आज आप पे केस बने, तो मेरे जैसा बंदा तो यही समझेगा ना कि आप केसी से डर गए। अरे काई साहब आपसे मेरा सवाल, क्योंकि ये ना हम अपनी नई नस्ल को पढ़ा रहे हैं कि बेटा ज़िंदगी असूलों पर जीनी है या मुफादात के गिर्द जीनी है। ये गे इनकी मर्जी,
ये आए इनकी मर्जी। आपके ख्याल में अचानक जो मौका मरा कि कुरान उठा के कह रहे थे कि हमारा जीना मरना जगीर तरीन के साथ है, अब कहते हैं मुझे इस्तेमाल किया, इसकी वजह क्या हुई होगी जबकि पाकिस्तान में कानून है? इसकी एक बड़ी आसान वजह है, और वजह वो ये है कि यहाँ पर उन लोगों को छोड़ के जो गेम रूल्स पे चल के अपनी ज़िंदगी में दौलत या माल कमाते हैं, उनको मैं बीच में से निकालता हूँ। यहाँ पे जो 2 नंबर तरीक़ों से अपनी माल कमाने का तरीका है ना, वो एक सब इंस्पेक्टर की मार होता है। सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर जाता है ना, वो कहता है जनाब आपने कहानी सुनाई थी ना जनरल मेहदी साहब की कि यूँ फाइलों का ढेर लगा हुआ था कि सारे हाजिर हुए सन, सारे लैंड हाजिर हुए थे। तो इसमें कोई बड़ी सादा सी बात है। अब ये एक मतलब मैंने जानता हूँ, मेरे अच्छे, मैं इनको बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, इनकी जो राय है वो गलत सही तो मैं तो नहीं मानता इनको कि कुरान पे हाथ रख के इन्होंने ये अब बयान दे दिया। मगर सवाल ये है कि जब तक आप साफ़ सुथरे लोगों को का रास्ता सियासत में नहीं खोलते, जब तक आप इसके सिर्फ बदयांती के रस्तों के जरिए सियासत में लोगों को लेके आएंगे तो यही होगा। मेरा आपसे एक सवाल है, बड़ी खूबसूरत बात है। आपने मुझसे कहा था कि मैंने रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, वो करें जरा। कादी साहब देखें, मेरा भी चौहान सबसे अच्छा तल्लक है। मेरी नजर में वो जो खिश्तियारी है, उजरती कातल है, डाकू करता है, चोरियां करता है, फ्रॉड करता है, बैंक लूटता है, बैंक राजनी करता है, उनसे अच्छा है जो कानून पे हलफ लेते हैं कि हम कानून की पासदारी करेंगे और आइन और कानून के मुताबिक कानून का गलत फायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन वो कानून को मिसयूज करते हैं, इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, वो उससे ज्यादा वाजिबुल कत्ल है। मतलब है मैं एक डाकू है, उसका काम ही लूटना है, लेकिन एक मुहाफ़िज़ है और वो किसी के कहने पे झूठा पर्चा दे दे या सच्चे पर्चे को खारिज कर दे, वो तो सरकार की तनख्वाह भी ले रहा है, उसने हलफ भी लिया है, मेरे और आपके टैक्स तनख्वाहें ले रहा है, लेकिन चंद लोगों के मुलाजा में। अब मैं इसकी एक मिसाल सुनाने लगा हूँ। काजी साहब, इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए। ये ईमानदारी के जो अलमदार बनते हैं ना, झूठे मुनाफिक लोग, वो जो भी है, जिस भी प्रोफेशन में है, अल्लाह ही उन्हें गारत करे। एक साहब को मैं मिलने गया सरवर रोड थाने में, शरफ दौर था, हवालात में मुझे मिले, मैंने उन्हें साथ वाले कमरे में बैठा लिया, मैं उनसे गपशप लगाना शुरू हो गया। मलक साहब, रूल ऑफ लॉ। अच्छा, रूल ऑफ लॉ की बात। शर्म अगर तुम्हें नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे? कल वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी बात की है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मेरी अरे सुन ले, वो बड़े परेशान, कहते फिक्र ना करो मेरी सेटिंग हो गई है। मैं क्या मतलब, आप हवालात में बैठे हैं, कहते हैं मैं आपका आने वाला इंटीरियर मिनिस्टर हूं। जेल से बता रहा बंदा आप? हवालात थाना सरवर रोड। अच्छा कादी साहब, वो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर बना। मुझे सिर्फ ये बता दे, आप पे अगर मैं 5 पर्चे झूठे दे दूं, मैं कहूं मैं ईमानदार भी हूं, मैं करप्शन भी नहीं करता, मैं जुल्म भी नहीं करता, तो आपसे ज्यादा इस मुल्क का दहशतगर्द कौन है? या मेरे से ज्यादा कि मैंने सरकारी हलफ लिया है आइन और कानून के मुताबिक नौकरी करने का। कायदे आदम ने भी ये कहा था कि सब आपकी बात बड़ी होती है। मैं लास्ट एक फिक्रा, मेरा MNAMP हमने इसलिए लेके आए कि कानून बनाने हैं उसने, और मैंने कानून के मुताबिक जिंदगी मैं उन अफसरों की बात करता हूं जो जाल साजी झूठे पर्चे को सच्चा या सच्चे को झूठा करते हैं, जो जाली रेटिंग को ओरिजिनल करते हैं, पैमरा के पास जाए आप, वो कार्रवाई नहीं करते, जो सरकार की तनख्वाह लेते हैं और जिन्होंने आइन और कानून के तहत गुजारा करना होता है। काजी साहब, अगर कोई कोई चंद ट्रकों के लिए अपना जमीन बेचते तो उसको आप क्या कहेंगे? हम नाम नहीं ले रहे, खुदा ना खास्ता किसी का। पहले धोखा मंडी होती थी, अब जमीन मंडी फिर होती है। लेकिन मैं आपको कुछ सुनवाना चाहता हूँ। पहले ये मैं नज़ीर साहब के ही शॉर्ट्स हैं, ज़रा सुनाइएगा पहले, और अब बाद में वो क्या कहते रहे। पहले आज वाला सुना दो। अल्लाह के फजल करम से मैं अपनी पार्टी के साथ पहले भी मुखलिस था, आज भी मुखलिस हूँ और हमेशा ही मुखलिस रहूँगा। मैंने हमेशा ये बात कही थी, मेरा एक ही लीडर है, उसका नाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान है, और वो मेरा लीडर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मेरा ख्याल है बस ही कर दो। मैं शर्म आ गई हूं। मैं इसके बाद बस कर दूंगा, बस ही कर दो। इसके दरमियान मेरे ख्याल में जो 3 पर्चे बने हैं, इनके मौक़िफ़ की चेंज की ये बना, हो सकता है ये मेरी गलत हो। मुझे बता दें, वो बंदा जो सरकार की तनख्वाह लेता है, जो ओथ लेता है मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, बददयांती करूंगा, अपने इख्तियारात का तजावुज़ नहीं करूंगा, सच को सच झूठ, अगर वो ज़मीन फरोशी करे, वो कोई भी सरकारी बंदा कोई भी है,
उसके लिए उसको कोई तो नाम दे देना काजी साहब, इनके लिए क्यों हमदर्दी है? आपने सारी उम्र हलाल खाया है। मैंने पहले भी नाम दिया था कि देखें, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ इंतहाई हम्बली कि वो बंदा जिस दिन अपने ऑफिस को अब्यूज़ करता है, टॉप का हो या लो का हो, उसके बाद वो है ना, वो ऑफिस होल्डर नहीं रहता, वो बन जाता है कमीशन एजेंट। और कमीशन एजेंट के मुख्तलिफ तर्जुमे मुख्तलिफ ज़बानों में है जो मैं करना नहीं चाहता। अच्छा आप भी कोई नाम दे दें, कौमी मुजरिम, सरकार कौमी मुजरिम, पैसे ले, पाकिस्तान का मुजरिम और कौम के साथ जुल्म करे और कानून से धोखा दे, पाकिस्तान का मुजरिम, कौम का मुजरिम, और इससे बड़ा क्या आप कह सकते हैं? अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, शहजाद अकबर साहब से आपका बड़ा प्यार, आप उनको प्यार से शहनशाह भी कहते हैं। मेरा पॉइंट है कि क्या उनका कोई रोल नहीं, जो मुद्दई थे पहले एक हर रोज मुकदमा करते थे, एक दिन मुकदमा, फिर मुकदमा, फिर मुकदमा, एकदम उनका भी दिल साफ हो गया, मोम हो गया, ये इतनी खूबसूरती आ गई। ये इनको जिस दिन पकड़े गए इनके बेटे मिले, फिर इन्हें पैगाम पहुंचाया गया कि सारी उम्र जेल में गल जाओगे। वाह, सारी उम्र जेल में गल। और उसके बाद एक हाउसिंग सोसाइटी है जिन्होंने उन्होंने खुद बताई है कि बंदा फौत हो गया, इन्होंने चंद दिन पहले ली है या चंद हफ्ते पहले ली है। अगर ये आज ये बातें ना करते तो ये 3 साल इनकी जमानत नहीं होनी थी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जमानत रूल ऑफ लॉ। अच्छा, रूल ऑफ लॉ 3 साल आज भी नज़ीर चौहान साहब को लखपत जेल में होते या किसी थानेदार के जुडिशल और रिमांड पे होते जिस्मानी। काजी साहब, लेकिन भट्टी साहब मुझे एक बताएं, एक इनकी नालायकी है या क्या है? बाकी जितने भी वारदातें करके गए हैं हाउसिंग सोसाइटी वाले, उन्हें जेल में भी 7 स्टार माहौल मिला है और जमानतें भी हो गई हैं और बड़े बड़े लोग उनका फोन भी सुन लेते हैं। उसकी वजह ये है, उनमें उनके पास कौन सी किधर से उनके किसी के खिलाफ शहनशाह अकबर नहीं है। शहनशाह अकबर अल्लाह ना करे आपके खिलाफ हो जाए कादी साहब, अल्लाह ना करे। आदमी हूं सर, मेरी औकात, मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं तो आपका साथ दूंगा, वो अल्लाह माफ करे, नौज बिल्ला ज़मीनी खुदा है आजकल। चलें अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ओरिजिनल मौजूद हमने थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन किया था, तो आप बोल रहे थे रूल ऑफ लॉ हुआ, रूल ऑफ अकबर हुआ। यार वो कौन सा बादशाह था जिसने अपने बाप को जेल में हवालात में बंद कर दिया था इक़्तिदार की हवस के लिए? औरंगजेब। अगर औरंगजेब अपने बाप को हाँ जेल में बंद कर सकता है और उसका बाप कहे मैं बच्चों को जो मेरे इर्द गिर्द भेजते हैं रोशनी नहीं आती मेरी हवालात में, मुझे कुरान पाक पढ़ाने दो, तो बादशाह कहे तेरे अब भी बादशाह नहीं तेरे अंदरों जा रही, उन बच्चियां से बादशाह करना चाह रहा है। देखिए अल्लाह बादशाह, ये बेज़मीर अफसरों और जहां भी हो ये आपके नाम है, आज के ये अल्फाज सदा बादशाह ये अल्लाह की। मैं अब्दुल कयूम साहब की बात हम कर रहे थे, एक हवाले से मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि यार ये नॉन बंदे तो सारे हमने देख लिए, शायद यही कुछ हम डिलीवर करें कश्मीर के लोगों के लिए। नहीं, मैं एक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, कोई पोजीशन नहीं ले रहा, जो जनरल परसेप्शन जिस तरह पंजाब के लोगों के लिए एकदम हैरानगी हुई थी ना, मैं ये नहीं कह रहा कोई नेगेटिव होता, लोग हैरान हो गए कि पर्सनैलिटीज़ होती हैं, नाम होते हैं, किसी के बारे में समझा जाता है वो बड़ा अच्छा मैनेजर है, किसी के बारे में समझा जाता है वो लीडर बहुत अच्छा है, तो ये बिल्कुल लो प्रोफाइल के बंदे थे, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के रहने वाले हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं। इनको कंट्रास्ट करें किसी ऐसे बंदे से जो मुल्क के किसी और सूबे में वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बना हो और उसका बड़ा नाम हो और बड़ी उसकी दयानतदारी की चर्चा हो। वो बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, मैं तो वहाँ की कश्मीर की परसेप्शन आपको बता रहा हूँ, और इनके बारे में यही है कि इनके बारे में होप अच्छी रखनी चाहिए। हाँ ये बात अच्छी है कि इन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। नहीं देखे, 2 चीज़ें हैं, ऑनेस्ट हैं कि नहीं, रेपुटेशन अच्छी है, क्योंकि 2006 से अगर 2 वजारतों में इन पे MLA भी रहे हैं, अगर वजीर भी रहे हैं तो तजर्बा तो होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा ख्याल है हुकूमत में तो रहे हैं, हुकूमत में तो रहे, मतलब है सियासत को तो समझते होंगे, MLA रहे हैं 2 दफा रहे हैं, तो इसका मतलब है देखे जो जहां इमरान खान साहब की अच्छी बात है, उन्होंने दौलत के अंबार को ठुकरा के फिर ऐसे बंदे को लाए, ये तो एक बात एप्रिसिएशन देनी चाहिए कि नहीं। यानी कि कोई इमरान खान साहब या उनके किसी अजीज़ व कारब या बच्चे ने कम अज़ कम कोई फ्लोर मिल लेके उनको नहीं लगाया। हाँ अगर देखे अगर मुझे पता चल जाता कि इन्होंने 1 करोड़ रुपया किसी को दिया और उसने महीना पहले कहा था तू वज़ीर आज़म होगा, तो आपकी जान की कसम में इशारतन बात कर जाता, क्योंकि जितना मीडिया बेबस आज इन्होंने कर दिया ना, शायद नहीं। वैसे भट्टी साहब रवायत तो यही थी इससे पहले ऑफिस देने की, बिकन पार्टियों के ऑफिस बिकते हैं यार। वो क्या कल वो कौन सा था नई बात कि मैं बात आपसे कह रहा था, पार्टियों के ऑफिस की सेल लगी हुई है। ये फैक्ट है, तनवीर जो दूसरे कैंडिडेट सरदार तनवीर के बारे में तो शक ही नहीं था, काजी साहब ने बताया ना कि टीवी पे उन्होंने 90 बिलियन। ये पॉइंट अच्छा है कि
आप कह रहे हैं हेलीकॉप्टर हो, मैं कहता हूं कि 10-15 करोड़ रुपया लग जाता है, इसका मतलब है शरीक कादी सही तो 100 साल MP MNA नहीं बन सकता। नहीं, मैंने तो मलिक साहब ने वोट नहीं देना, आप क्या बात करते हैं? नहीं, साड़ी अपनी तो इतना पैसा ही नहीं है, इसका मतलब है पैसा, सियासत अब दौलत वालों का खेल है। सियासत के पीछे पैसा भागता है, पैसे के पीछे सियासत भागती है। और आजकल इंडिया में एक बड़ी पॉपुलर टर्म है 3 M's, मीडिया, मसल एंड मनी। ये 3 चीजें हैं जिसके आगे सियासत नाच रही है, इस तरह मैं डांस कर रही है, ट्विस्ट कर रही है। मीडिया, मसल बड़ी खूबसूरत टर्म है, ये मेरा ख्याल है नजर नहीं आती, लेकिन ये मसल बड़ा को भी डाउन कर क्योंकि ये मसल के जरिए मीडिया को भी स्क्रू कर लेती है, मार मूर के। वो नहीं, वो मीडिया वैसे इंडिया में तो आपने 3 M बताया, पाकिस्तान में एक ही है। मेरी यार तो सुने ना, मसल जो होता है ना, इसकी ताकत से एक गुसून पैदा होता है, और आपको पता है फिर गुसून क्या काम करता है। गुसून पंजाबी जो कहते हैं वो डर दे मारे हो भाई, पाकिस्तान में एक ही है, काफी है। इंडिया बेवकूफ है, उन्होंने 3 रखे, हमने एक से काम आगे नीचे देखो, यही है हर जगह, यही। आप मिलिट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं? फौज हमारी है, अगर कोई उधर भी गलत काम कर रहा है तो निशानदेही करेंगे, लेकिन मसल बहुत सीरियस है। एक बदमाश है, वो बंदा उठा लेता है। अल्ताफ साहब क्या करता था, खुदा ना खास्ता उसके साथ वो तो नहीं थे, बोरीबंद लाशें नहीं। लेकिन मलिक साहब एक और भी बात है ना, शहजाद अकबर ने भी तो मसल दिखाया ना, चौहान साहब कैसे सीधे हुए हैं। मुझे ये बताएं भट्टी साहब, आप तो बड़ा क्राइम कवर करते रहे हैं, ये जितने यहाँ पे कॉलेजों में गुंडे बनते थे और फिर बाद में पुलिस उन्हें मार दिया करती थी, जो इन्होंने मेरे इल्ज़ाम लगाया कि मेरे 3 शागिर्द थे बेचारे जो पुलिस मुकाबलों में मारे गए, वो कौन बनाता था? ईमानदारी से बात है, ये सियासतदान बनाते थे। आपने जिनका नाम लिया था मैंने वो तो ले लिया, तो उनका भी नाम ले। काजी साहब आप 100% मेरे सामने आतिफ चौधरी मारा गया है, उसने एक सियासतदान के कहने पे 2 बंदों को फायर मारे थे, मुझे उसने खुद बताया। ये असल यूनिवर्सिटी है, ये हर एक के पास अपना प्राइवेट शूटर है, किलर है, शूटर रखे हुए हैं इन्होंने। मुझे और ये बता दूं, आपकी पुलिस ने भी शूटर रखे हुए हैं। अच्छा, इस काम के लिए खुदा यार, मुझे आप दूसरी तरफ ले जाए, तो समझ शूटर रखे हुए हैं, शूटर। तो इसका मतलब पुलिस के अंदर एक अलग पुलिस है, अलग निजाम अलग है, वो रियासत ही अलग है, रूल ऑफ लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपका फेवरेट जुमला तो जो आपको मलिक साहब आपने माइंड नहीं करना, ये जितनी डी जनरेशन पुलिस में हुई है और ब्यूरोक्रेसी में हुई है, इसका आगाज 2018 से हुआ है भट्टी साहब, और इसके बाद तो बहुत ही बुराई हो गई है। लेकिन मैं ज़रा शेख रशीद साहब का आपको बयान सुना देता हूँ, वो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से क्या कह रहे हैं, जी सुनाइए जी। मैं नहीं लाता, मैं भी नहीं ला सकता। अगर वो 5 साल नहीं लगा सका तो मुझे तो हुए 6 महीने हैं। सो मैं तो ना नवाज शरीफ को ला सका हूँ, ना अल्ताफ हुसैन को ला सका हूँ। अच्छा, ये इस पे बात ये होती है कि ये इतनी रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये बरतानिया है, ये मुल्क, उनको पता नहीं यार ये मुल्कों के मफरूर हैं, यहाँ के मुजरिम हैं, उनको पनाहे देके बैठे। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है बाज़-औक़ात हमारी हुकूमतें ये ट्वीट पढ़ लेते हैं, बरतानिया की तरफ से बीमारी का बहाना करके मुल्क से भागने वाले भिगौड़े नवाज शरीफ का वीज़ा कैंसिल किया जा रहा है और मुजरिम अपील में जाना चाहता है, भिगौड़े को ऐसा थप्पड़ रसीद हुआ। यार ये तो अजीब ज़बान है यार। फैसल बाडा साहब हमारे अच्छा कैसे आदमी है, लेकिन यार ये शेख रशीद साहब जो नहीं ऐसे लैंग्वेज देखो, वो हमारे साबिक वज़ीर आज़म है, हमारे लिए हर बंदा का कोई भी बंदा हो। शेख रशीद साहब ने कहा मैं नहीं ला सकता, चले इस बात में तो मैं सदाकत मानता हूं। वज़ीर दाखिला ये ज़हन में रखिएगा, मैं वही आने लगा हूं यार, वो फॉरेन जुरिस्डिक्शन है, वहां के वज़ीर दाखिला नहीं है साहब, पाल इंटीरियर मिनिस्टर, ये ठीक फरमाया। तो मैं ये तो पूछ सकता हूँ, ये जाने किसने दिया? हाँ, ये इसमें तो काजी साहब आप शर्माए ना। चले मेरा ये माता है, मेरी मलिक साहब से लड़ाई होती है, ये कहते हैं क्यों निकाला, मैं कहते हैं क्यों लाए, इस पे हमारी लड़ाई हो जाती है। यही आपकी है, मेरे क्यों मौकफ है, आप नहीं ला सकते, आप मजबूर हो, बेबस हो, लाचार हो, उधर पाकिस्तान का कानून नहीं है। लेकिन किस कानून के तहत आपने भेजा, किसने भेजा, आज तक उसका नाम ही बता दो यार। वो प्रेडलेट्स यूं लिफ्ट से ज्यादा चले, वो तो तरस आ गया था ना, इमरान खान साहब खुद कहते हैं रिकॉर्ड यार, मुझे तरस आ गया। भाई मोहतरमा यास्मीन राशिद इनकी वज़ीर से जो वज़ीर है, और फैसल साहब गालबन जो फैसल इस वक्त फैसल को ऐड कर रहे हैं, उनके होते हुए अगर कोई ने डॉज दे के चले गया, फिर इसमें भी कहीं ना कहीं इनकी सुस्ती, कोताही या और कुछ लफ्ज़ दे दें आप, जो भी अच्छा है। मैं समझता हूँ भट्टी साहब, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं होता नीचे क्या हो रहा है। मैं दसा हाँ, मुकमुका भी हुआ होगा, नीचे मुकमुका भी हो गया होगा, नहीं उत्ते थले नाल नहीं जाता एडा वड्डा मुजरम यार।
ये क्या प्रोग्राम चल रहा है? एक तरफ तरला प्रोग्राम चल रहा है, एक तरफ उड़ा देंगे, ये है उसको। यही प्रोग्राम है ना। यहाँ में तो यही पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है जब उसको पैगाम को क्या में कहाँ से शहबाज गिल मशीर है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा काबिल एहतराम काबिल इज्जत सजा याफ्ता, वो कह रहे हैं मैसेज आ रहे हैं। ये कौन है जो मुल्क के वजीर आज़म को मजबूर कर रहा है कानून तोड़ने पर? उसकी जुर्रत कैसे हो कि वो एक मुजरम के लिए ये कहे कि इसको मुल्क से बाहर जाने दो? मलिक साहब आप खबर में जाना अपनी। एक और बात, मेरे ख्याल में अब ये शहबाज गिल हमारे दोस्त कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं मैसेज आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, आगे ना पूछे। ये मैसेज करने वाले को एक्सपोज होना चाहिए। कौन उनको क्या पता वो हरेरी साहब का बेटा कर रहा है उधर से, या कोई इंटरनेशनल प्लेयर कर रहा है जो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से नहीं कर रहा, कि बाहर से कर रहा होगा ना। ये तो बाहर तो आपने तो खुद स्टोरी दी थी, उन्होंने बाहर लॉबिस्ट हायर किए हैं। जो मर्जी मजबूरी हो, वो इमरान खान मेरा वज़ीर आज़म है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव, मैंने उसको वोट दिया, मेरा हक है कि वो मुझे बताए कि इस गंद में कौन शामिल है। मेरी उसकी जिम्मेदारी तो इतनी काफी है कि वो नहीं जाने दे रहे। नहीं अच्छा, कादी साहब ये बात सुन ले, बाकी सारा जवाब होता रहा है, उसको सजा देनी। अच्छा कादी साहब वो अब यहाँ रहते ही नहीं तो कहां से? अच्छा कादी साहब जब नवंबर में गए थे, हमने कहा था कमिटमेंट हुई है जनवरी में जाएंगी मरियम नवाज, ये एग्रीमेंट का हिस्सा था। ये रूल ऑफ लॉ की मैं बात कर रहा हूँ मुल्क में, मैं इस कानून को क्या कहूँ। फिर वो उन्होंने एक लॉबियस्ट अमेरिका में हायर किए, नहीं गए। लेकिन ये एडवाइजर शहबाज गिल बहुत प्यारे आदमी है। मैं हैरान हूं कि मुझे यकीन है वज़ीर आज़म एनआरओ नहीं देंगे, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, ये खबर नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म की अपनी मर्जी, वो कल को कह दे मुझे अगर नवाज शरीफ का बात एनआरओ नहीं था, बट इनको मैसेज कौन कर रहा है, ये खबर है, इस पे काम करने वाला। एक बात का जवाब अरशद शरीफ को पूछ रहे, नहीं यार अरशद शरीफ का जरा नंबर डायल होता तो एक मिनट में सिर्फ बता दें, उनसे जरा बात कर ले। जिस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऐसा इशारा किया था जिसे हम दोहरा नहीं सकते कि शहबाज शरीफ साहब को रोक के दिखाएं, जोर लगा लें जितना लगाना है। आपने एक याद है ना, आप तो शहबाज शरीफ साहब गए हैं, तो काजी साहब फिर नवाज शरीफ इमरान खान ने तो रोक लिया, फिर मैं माफी भट्टी साहब आप पे मैं थोड़ी सी एक बार तंग करना चाह रहा हूँ। एनआरओ ये नहीं था नवाज शरीफ का जाना, आज नजीर चौहान को एनआरओ नहीं मिला, तो फिर आप किसी के लिए अपनी कब्र भारी क्यों? मेरी आपसे लड़ा नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं, एनआरओ तो मिल रहे हैं, एनआरओ तो मिल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? अब देखें एक सवाल, अगर आज ये स्टेटमेंट ना देता जगीर तरीन, इसने 3 साल गल जाना था। अच्छा मैं जो पॉइंट है, जब आपने बजट मंजूर कराना था तो ये सारे बयान इसने पहले भी दिए थे चौहान ने, तब कोई मुकदमा नहीं हुआ। जब आपका बजट मंजूर हो गया, सारे काम खैर खुरिये से हो गए। अच्छा मलिक साहब, आप क्या समझते हैं ये बजट रोक सकते थे? नहीं, वो ना, मुझे एक बात बताएं, नहीं रोक सकते। मुझे बताएं, आप एक जलसे में खड़े होके इल्जाम लगाते हैं बाजवा साहब पे और आई से चीफ पे, और लाइन में खड़े होके जो है तरला करके वोट दे के आते हैं। मुझे बताएं ना, तो उस दिन कर लेते ना आप। सही कह रहे हैं, नजीर चौहान को कहते हो कूद जा बेटा, अल्लाह भली करेगा। बजट नहीं रोक सकते। अच्छा काजी साहब मेरी बात सुन ले, फिर एक लाइन में लग के वोट दिया साहब। एक बात की तो तारीफ करे, इमरान खान ने मरियम के लिए भी जोर लग रहा है, अब तो एडवाइजर साहब ने कह दिया, और शहबाज साहब के लिए मैं आपको कह रहा हूं, वो डटे तो हुए हैं ना फिलहाल, कल को अगर जाने देंगे तो हम उस पर तनकीद करेंगे, हम उसकी निशानदेही करेंगे। शहबाज शरीफ डटे हुए हैं, नहीं इमरान खान नहीं जाने दे रहे यार। भाई मलक कादी साहब क्या हो गया है? देखे अब तो एडवाइजर साहब ने कह दिया, इसका मतलब है बैरूनी और अंदरूनी दोनों दबाव है। मैं बता देता हूं, मैं आपको ये बताऊं, 2018 में मलक साहब किसी नए पाकिस्तान ने जन्म नहीं लिया था। एक इंतहाई करप्ट किस्म की ब्यूरोक्रेसी और ये इंतहाई करप्ट किस्म का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा यार मलक साहब से जिसको आपके लोग प्यारे लोगों ने दे देना है, मुझे मरियम और शहबाज साहब को नहीं जाने दे रहे, कम से कम ये तो दे नहीं। ये देखो मुझे बताएं मलक साहब से यार, मलक साहब आप दिल में आपसे पूछना है, और चपड़ासी की भी पोस्टिंग जो है वो सीएम करता था यहाँ पे, ऊपर से नीचे तक गंद फैला दिया, और आप 2018 में आके इसको जन्नत बना दो। नवाज शरीफ को एनआरओ से गया, हमने इसकी निशानदेही की, अपनी खबर दी। अब आप बताएं कि खुद एडवाइजर शहबाज गिल हमारे दोस्त कह रहे हैं कि हाँ आते हैं, कंफर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर कहीं तो डटा हुआ है। नहीं डेफिनेटली अच्छी चीज़ें इस पर कोई देखिए एब्सोल्यूट कभी नहीं होता। हम ये कहना ये मैं पागल हूँ अगर मैं कहूँ कि इमरान खान मुकम्मल नाकाम है, उसमें सब खामी है। हाँ। मेरा पॉइंट ये है कि इस निज़ाम को बदले इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। इस निज़ाम में आप महंगाई नहीं रोक पा रहे, आम लोग जो आपने वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे। मेरा आर्गूमेंट ये है कि खान साहब को फाउंडेशन से चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। हमारे पास टाइम कम है, हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी पे आना है। 2 बड़ी तब्दीलियाँ जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, आसम बाजवा साहब हट गए हैं
और इसके साथ एक और बड़ी स्टोरी भी आज है भट्टी साहब कि आज एक कंसोर्शियम जो कि अंडर द चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो $15 बिलियन की यहाँ पे रिफाइनरी का भी उन्होंने हमें ऑफ़र की है। ये दो बड़ी तब्दीलियाँ हैं, तो इसका मतलब है कुछ पेशरफ्त जो है वो CPEC में होने लगी है। आप भट्टी साहब बात करेंगे या आप करेंगे? भट्टी साहब से ले शुरू करें जी। देखें जी, वो जो मेरा ख्याल है कि एक तो हुकूमत ने आसिम सलीम बाजवा साहब की बहुत तारीफ़ की है, क्योंकि 4 साल के थे, दो साल में अचानक तब्दीली, एक खबर तो है मेरी नज़र में, यहाँ तो पाइपलाइन में हो। दूसरा मेरा ख्याल है कि अब चाइना CPEC के काम खासा तेज़ होगा, ये बिला वजह तबादला नहीं हुआ, क्योंकि यकीनन असद उमर साहब ने भी तारीफ़ की है मोहतरम आसिम सलीम बाजवा साहब की और प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने खुद कहा नहीं है, लेकिन काम तेज़ होगा। कुछ खबरें ये थी कि उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान और चीन के एग्रीमेंट हुए थे। तो अगर अब आप कह रहे हैं कि अचानक से उसने कितने $15 बिलियन $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट होगा, तो कुछ तो पाकिस्तान में आएगा। भट्टी साहब, जो मलिक साहब अभी आप बात कर रहे थे कि अगर ये रिफाइनरी लगाते हैं और ईरान के करीब लगती है, तो जो $400 बिलियन का उसका मुआहदा ईरान के साथ है, वो ऑयल जो है वो इधर आके रिफाइन भी हो सकता है, और चाइना, ज़ाहिर है चाइना का भी इसमें बड़ा फायदा और हमारा भी फायदा होगा। अगर सब देखें जो दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशन है, इंसान सभी इस तरह है, कोई उसमें इमोशन प्यार नहीं। अगर चाइना हमारी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं कि $15 बिलियन की बात कर रहे हैं, हम $6 बिलियन IMF से लेते हैं तो हमारे कान पकड़वा देते हैं। समझ गया, $15 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है, मगर इस खबर के साथ चाइना का क्या इंटरेस्ट है हमें समझना चाहिए। गवादर जो $40 बिलियन वो लगा रहे हैं, ग्वादर में आ गया चाइना, रास्ता की मैं बात कर रहा हूँ। अब गवादर से चाबहार सारा 30 किलोमीटर है। जिस तरह आप मेरे पास बैठे हैं, आप ईरान पे चले गए, सबसे ज़्यादा तेल जिस मुल्क से चाइना खरीदता है वो ईरान है। और देखें कितनी समझदार है चाइना कौम, वो कह रहे हैं हम रॉ तेल लेंगे ईरान से, पाकिस्तान में रिफाइन होगा, यानी कि जो ₹3 की चीज़ है ₹1 की लेंगे, पाकिस्तान से उसको रिफाइन करेंगे, गवादर से आएगा खंजराब, ये तकरीबन 2000 से ज़्यादा किलोमीटर आगे चाइना शुरू हो गया। अब अगर सवाल है कि चाइना ये क्यों कर रहा है, चाइना इसलिए कर रहा है, जो वेस्ट ऑफ चाइना जहाँ पे शंघाई लगता है, वो वहाँ पे समंदर है छोटा सा, सामने जापान है, वहाँ पे अमेरिका है। चाइना को ये हमेशा प्रेशर है कि अमेरिका आपका रास्ता बंद करेगा, तो चाइना अपना फ्यूचर को सामने रख के तेल की सप्लाई के लिए ये 15 बिलियन। लेकिन मलिक साहब एक बात और बताएं ना, यहाँ पे हमें से पहले अमेरिकन इन्फ्लुएंस था, उसने हमें वार ऑन टेरर दी, उसने क्लाशनकोफ यहाँ पे आई, यहाँ पे टेररिज्म में 70,000 हमारे बंदे मर गए, $1.5 ट्रिलियन का उसने बारूद बिछा दिया आपके अफगानिस्तान में, 1 बिलियन से ज़्यादा का कर्जा हमारे सर पे चढ़ गया उसके इदारों का, खिदमत कर करके हम फावे हो गए, और $1.25 बिलियन हमने आज भी उनका देना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कम से कम कुछ दे आ रहे हैं। भट्टी साहब इसमें थोड़ा सा मैं कमेंट करूंगा, भट्टी साहब एक कमेंट करनी चाहिए। देखिए इसमें आप वन साइडेडली लव अफेयर नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ जिन्होंने फैसला किया वो फिर हमारे भी गलत फैसले गलत थे ना, ये वो गलत थे फैसले। चाइना जो ऑफर कर रहा है अच्छी ऑफर है, और गलत फैसलों में ना, मैं बात गलत फैसलों में एक तो कौन था, अगर रिसेंट हिस्ट्री में देखें जियाउल हक, और उसके बाद कौन थे फिर सिविलियन जो प्रो अमेरिकन यहाँ पे सरमायादारों के हाथ में हुकूमत दी थी, जिन्होंने यहाँ किया पांचा किया नवाज शरीफ से लेके आप तक, कौन थे? बाबा बेनजीर। फौजियों ने गलत किया, एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल गलत किया, और उसके बाद मुझे बताएं ये अब हमें बचाएंगे, ये जो ये इन्होंने इस मुल्क को खंडर बना दिया। हाँ ये बात बताएं। देखिए काजी साहब, जितनी भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी लोगों की रोजगार में इजाफा होगा, और हमारे लिए अच्छी बात है। हमारा ख्याल है कि CPEC जल्द से जल्द मुकम्मल हो। इसके ख्वाब देखते हुए जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए। हमको पिछले 12-15 सालों से सुने हैं लोगों को नौकरी, तो हमारी दुआ है कि अब वो वक्त आ जाए कि CPEC के असरात, इकॉनमी बेहतरी के असरात आम शहरियों तक पहुंचना शुरू हो जाए, जिसमें आम बच्चा भी स्कूल में जाए, सेहत की सहूलतें मिले, उसे नौकरी मिले। बेरोज़गारी आपने खुद ही बताया कितने % बेरोज़गारी है। नहीं भट्टी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है हमारी हर चीज़ के बारे, अब यहाँ पे बजाय कम से कम अगर एक सुपर पावर यहाँ इन्वेस्टमेंट करके रस्ते बना रही है, हम तारीफ कर रहे हैं, फायदे के लिए बना रही है। बम्मा तो चंगे ने ना जेडे बम मार दे रहे होते हैं। नहीं यही है अच्छी बात। काजी साहब वो क्यों ना अपना फायदा सोचे, अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं फायदे के लिए कर रहा हूँ ना, लेकिन आपको भी तो फायदा हो रहा है, आपके पाकिस्तान को भी तो फायदा हो रहा है। अगर हमारा चीन यहाँ से कमा रहा है 10 कमाए, $2 हमें भी तो आ रहे हैं ना। इसमें मुदाखलत करनी है, ये पहले $10 बिलियन की ऑफर सऊदी अरब ने भी लगाई थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी ऑफर है, मैं ये साबित कर रहा हूँ, ये अल्लाह करे हो जाए। चलें देखते हैं इसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब। अब इसके अलावा ये ब्रेक लेनी है, मगर ब्रेक से वापस आएंगे तो डिप्लोमेटिक लगा है मुझे
क्या उनकी कॉल आने से हमारी ज़िंदगियों में बदलाव आ जाना था? और ये जो स्लेविश किस्म की मेंटालिटी हमारी डिप्लोमेसी में है, मैं तो मोहित यूसुफ का बड़ा फ़ैन हूँ, उसने करण थापर को बड़ा उसने ठीक बड़ा वो तकड़ा जर्नलिस्ट है उसको उसने, मगर ये उन्होंने क्या किया, नई इंटरव्यू दी, कॉल किया तो तुम भी कॉल ना करो। मतलब कुछ तो यार कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक। ये कभी पहले ऐसा प्रेसिडेंट हमने देखा है कि अगर किसी हेड ऑफ स्टेट आया है, उसने ऑफिस लिया है या उसने फ़ोन करता है मुख्तलिफ मुल्कों को, तो किसी ने एहतजाज किया हो कि ये आपने हमें कहा। मैंने इसराइल का एक दफ़ा सुना था, मेरे ख्याल में इसराइल को डिले किया था, तो ये गैर डिप्लोमेटिक है। मेरा ख्याल है रियासतों के दरमियान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं होती। और दुनिया का कोई लॉ नहीं है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब को फ़ोन करे। इसको इशू क्यों बनाए? जिस तरह आपका मेरा इंसानी रिलेशन है, मैं आपसे लड़ सकता हूँ, आप मुझे फ़ोन नहीं करते, मेरा लिए बड़ी नामाकूल सी बात है। और ये आप और अगर आपने ये बात करनी भी थी तो पब्लिकली ना करते। एक और मेरा ख्याल है कि जब नाअहल आदमियों को आप अच्छी सीटों पे पाओगे, देखें जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में एक आपस में मशावरत के बाद ये किया था कि हम एयर बेस नहीं देंगे और हमें ख़तरा था कि अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आएगा, वो हमें तंग करेगा। जब वज़ीर आज़म ने मुल्क की वक़ार के लिए इंटरव्यू दिया अमेरिका टीवी को कि हमने नहीं बेस देनी, तो यार ये कमज़ोरी क्यों जाहिर कर रहे हो कि मुँह में बड़ा दुख है, हमें फ़ोन नहीं आया। सो व्हाट भाई, वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म, ये क्या प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार कम हो गया? क्या आइन में लिखा है कि उसको अमेरिकन सदर ने लाजमी फ़ोन करना है? मुझे बताए ना यार, ये कमज़ोरी बता रहे हो आप। मुझे एक इंसिडेंट पता है, और जो मुझे एक रिटायर्ड जनरल साहब ने बताया था, हमारे दोस्त हैं, कि एक हमारे जनरल काकड़ साहब थे और काकड़ साहब के साथ वहाँ कोई इस तरफ के हुआ तो उन्होंने उसी वक्त का वापस चलो। आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा कि मैंने कोई मीटिंग नहीं करनी, चलो वापस चलो। अच्छा, इंडिया का सुने जरा, इंडिया का जो एक्टर है उसके साथ जाती की उन्होंने एयरपोर्ट पे, शाहरुख खान के साथ, इन्हें क्या तुसी आके देखो इंडिया जैसे मुल्क ने कहा। अच्छा, मोहित यूसुफ ने बहुत बड़ी यही है ना कि आपके हाकिम ने, आपके वज़ीर साहब ने आपके मुल्क की दुनिया में इज्जत बनाई, और इस मोहित साहब ने ये लफ्ज़ कह के हमें भी थोड़ा सा डिफेंसिव कर दिया यार कि हम सोच रहे हैं कि टेलीफोन कॉल क्यों नहीं की। भाई नहीं की ना के नहीं, भट्टी साहब मेरा वज़ीर आज़म है जो उसने फैसला किया ठीक किया। इसके साथ और बड़ी उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की, उनसे सवाल किया गया कि जनाब आप जब अमेरिका के दौरे पे थे तो आपके वज़ीर आज़म ने तो एक इंटरव्यू में कह दिया कि अमेरिका ने सत्यानाश कर दिया अफगानिस्तान का, तो उन्होंने इसका जवाब ये नहीं दिया कि वो मेरा वज़ीर आज़म है, मैं उसके मतहत हूँ, ये पाकिस्तान का सोचा। उन्होंने कहा नहीं, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमने कौन सी बातें इंटरनेशनल इंटरव्यू में करनी हो सकता है हम पाबंदी लगा दें। मुझे ये भी नहीं समझ। अच्छा यार, इनको मोहित यूसुफ साहब को ये भी याद नहीं था कि हिलरी क्लिंटन यही बात उसने ऑन रिकॉर्ड कही थी कि जब हमने यहाँ तबाही की और तबाही के बाद हम सब कुछ छोड़ के वापस चले गए थे सेनेट में, और हम दोबारा हम ये नहीं करेंगे, हमें यकीन दहानी कराई गई थी। तो ये कहते हैं कि ये बात तो आपकी साबका जो प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार है और या जो आपकी, मेरा ख्याल है इनसे लूज बॉल हो गई है। जो मुल्क ने एक बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने जज्बात में फैसला नहीं किया था, इंटरव्यू सोच समझ के दिया था। सर आप ड्यूटी बोर्ड है, प्राइम मिनिस्टर आप अमेरिका के दौरे पे गए और इस किस्म की बात करना एडवाइजर के मुंह में से, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है पाकिस्तान के हुकूमत के लिए। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मलिक साहब, ये जो एक तो तालिबान जो है वहाँ एक धमाका हुआ है काबुल के अंदर और उनके इंटीरियर मिनिस्टर के घर के गालबन करीब हुआ है। दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हुई हैं, तो जो उनकी टॉप सिक्योरिटी की जो एजेंसी है ना उस पर हमला हुआ है, दूसरा मिनिस्टर कंपाउंड पे हुआ है। अब कमाल हुआ है कि तालिबान ने दोनों को मान लिया कि हमने किया। इसका मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि वो काबुल में उनका हाथ आ गया। ये है खबर कि आप जब जहाँ पे आपके वुज़रा रहते हैं, अगर तालिबान वहाँ पे हमला कर जाते हैं कामयाबी से, अगर आपकी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी पे हमला कर दिया, इसका मतलब है कि काबुल के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन एक और भी खबर मैं आपको दे दूं, तकरीबन 50,000 के करीब वो फैमिली मेंबर्स हैं कि जिनके जो हेड ऑफ द फैमिलीज हैं वो अमेरिका की मदद करते रहे हैं। 50,000 उनकी फैमिली मेंबर तकरीबन, और वो सारे लाइनों में खड़े हैं बेचारे कि हमें जहाज से यहाँ पे लेके जाओ। कुछ चंद हज़ार को वो ले गए हैं। फिर उनके वीज़े का एक बड़ा बंदोबस्त, बड़ा कम्बरसम सा है कि उनका एक वीज़े का क्या नाम है, इमिग्रेंट पता नहीं किस समय तो उन्होंने गिव अप कर दिया। कैसा, मैं आपको बात बताऊं, बंदे उठा के लेके जा रहे हैं। तालिबान की बढ़ती हुई तेजी से पेश कदमी, अशरफ गनी बेबस लाचार हो गए हैं। आप हो सकता है किसी दिन ब्रेकिंग न्यूज़ देखें, सुने कि अशरफ गनी भागकर अमेरिका भाग गए, उन्होंने पनाह ले ली। नहीं, लेकिन बड़ी साहब एक बात है, मोहित यूसुफ साहब से मैं भी ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि वो जदीद रियासत, वो रोशन ख्याल दुनिया जो आपने बमों के ज़रिए पैदा करनी थी अफ़गानिस्तान में, वो किधर है?
आपने इतना इतने दुनिया का सबसे गालबन ये सबसे बड़ा ऑपरेशन साइक्लोन, ये CIA का जो ऑपरेशन था अफगानिस्तान में, इससे महंगा ऑपरेशन इन्होंने कहीं नहीं किया, तो उसके नतीजे में जदीद रियासत क्यों नहीं बनी? मैं थोड़ा सा जदीद रियासत के बारे में आपको बता देता हूँ। जदीद रियासत में ये जो रवा साल है, जो जारी है, इसमें 1660 लोग मर्डर हुए हैं अफगानिस्तान में, जिसमें 14% टारगेट किलिंग है। ये जो जदीद रियासत की बात कर रहे हैं जिसपे $1 बिलियन लगाया है, इस तरह इंसान वहाँ मर रहा है, और तकरीबन 40,000 अफगानिस्तान के लोग हैं जो 2009 अच्छा, के बाद और बताया, और ये यूनाइटेड नेशन का डाटा। अगली बात ये अमेरिकन अवाम को भी सुननी चाहिए, इसमें से ये $1.5-2 ट्रिलियन में से दिहाड़ी किसने लगाई? सबने लगाई, ठेकेदारों ने, असला साज कंपनियों ने, लोगों को कुछ नहीं मिला। लोगों ये बेसिकली वो हाथ है जो अमेरिकन टैक्स पेयर से हुआ है। टैक्स पेयर की मनी जो है यहाँ पे, ये जंगें करके तो ठेके खाते रहे हैं, यहाँ 40,000 बंदा मार दिया, पूरा रीजन डिस्टेबलाइज कर दिया, ISIS बना दी, और ये था वो लिबरलिज्म, और ये था वो रोशन ख्याल। कादी साहब, आपका लोगों की जो सुपर पावर अमेरिका और भारत अफगानिस्तान में टोटल नाकाम हो चुका है। जिस तेजी से पेशकदमी तालिबान कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अमेरिका ये जंग हार नहीं गया, भाग गया है जंग से। अब वो कभी फिजाई हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इनके पायलट भी चुन चुन के मार दिए क्योंकि पायलट की महदूद तादाद थी। तो मेरी नज़र में अफगानिस्तान में वहाँ की लोगों की राय से बनने वाली हुकूमत तक खाना जंगी रहेगी जब तक अशरफ गनी वहाँ मुसल्लत रहते हैं। अमन नहीं आ सकता। ये तालिबान ने वादया कहा, अशरफ गनी हुकूमत छोड़े, लोगों की राय से हुकूमत बने। उसे कभी हम तुराब साहब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वो ज़रा अगर आप फुटेज दिखा दें जो हमने जक्स्टापोज की थी, जो नूर मोहम्मद तराकई का ज़माना था जब ये गंद यहाँ नहीं पड़ा था, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी तब क्या तस्वीरें थी, और आज ये जब जदीद टार्च बेरर ऑफ सिविलाइजेशन यहाँ पे आए हैं, इन्होंने इसका क्या असर कर दिया। सबसे मजलूम इस वक्त मुझे अफगानिस्तान के अवाम लगते हैं कि हमने खिलवाड़ किया। 40 साल से बर्दाश्त, 40 साल से सिर्फ उनके बच्चों ने जवान होते हुए बारूद की बदबू और गोलियां सुनी है, देखी हैं, मोते लाशें देखी हैं। यार मैंने एक जर्नलिस्ट को सुना, मैंने एक अफगानिस्तान से जर्नलिस्ट आया, मुझे नहीं पता, द्रोग गर्दने रावी, कहता है कि वहाँ पे इस तरह होता है कि अगर 15 चिड़ियाँ बैठी हुई हैं ना यहाँ पे एक तार पर, तो पास से गोली गुजर जाती है तो वो उड़ती नहीं है, आधी हो गई है। बड़ी साहब ये मैंने खुद सुनी है बात उससे। कादी साहब 20 साल जितना बारूद अमेरिका और भारत ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया पूरी दुनिया में नहीं, और अगर गोली किसी परिंदे को लगी है ना तो बाकी बैठे हुए हैं, वो आदी हो गए ना, फिर वो कंडीशन ये हमने उसका हशर किया है। और अभी भट्टी साहब एक और बात है, जो अफगानिस्तान, जो इराक में, और एक और बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो रही है। ट्रेजिडी ये हो रही है कि इराक में जो बहुत ज़्यादा कैंसर का इंसिडेंट्स हो गया है, और उसकी वजह वो जो बम्बिंग और बारूद जो उसकी ज़मीन में हुआ है। और फिर उन्होंने एक और बात कही है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, पानी, मसलन इन्होंने फ़लस्तीन का पानी सबसे पहले तबाह किया, अब उसकी वजह से जो मौतें हो रही होंगी गंदी पानी की वजह से, वो भी जंग की हैं। और जो इराक में जो मौतें हो रही हैं, मैं ये खबर और रिपोर्ट आई है कि हर बच्चा जो है दूसरा तीसरा बच्चा भट्टी साहब किसी कैंसर के साथ पैदा हो रहा है वहाँ। लेकिन जब आप 20 साल एक मुल्क में बर्बाद करेंगे, उसके साइड इफेक्ट तो आएंगे ना टाइम के साथ साथ। भट्टी साहब, जापान पे कोई 50-60 साल तक वो एटम बम का असर रहा था, तीसरी चौथी जनरेशन, डॉक्टरों ने बताया कि यानी कि एटम बम के 70 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर ने कहा ये डिसऑर्डर उस 70 साल का असर है। ये तो पता नहीं हजारों साल असर क्या कर रहे हैं हमने इन जंगों से भट्टी साहब, किस तरफ ये मेरा ख्याल है अमेरिका का वो वक्त गुजर है, अब तमीरी कामों की तरफ दुनिया जाएगी। चीन का यही मॉडल लेके आया है। जो होगा अफगानिस्तान के साथ होगा। आपकी बहुत अच्छी खबर है, आज यूटिलिटी स्टोर में हमने महंगाई कर दी है, हमने बहुत ज़्यादा 46 रुपये हमने खुर्दनी तेल में महंगे कर दिए, 36 रुपये हमने घी। पहले होता था कि यूटिलिटी स्टोर था गरीब आदमी के लिए लास्ट होप थी उसकी, चलो यार बाहर बड़ा चोर बैठा है, महंगाई हो रही है, ताजे लूट रहे हैं, अगर वो लूट रहे हैं तो मैं यूटिलिटी स्टोर पे जाऊँ। ये पहला ज़माना है, अब यूटिलिटी स्टोर ने भी काम शुरू कर दिए, तो किधर जाएगा आम आदमी? भट्टी साहब किधर जाए? आम आदमी के लिए पाकिस्तान ना था, ना है, ना होगा। ये अशराफिया के लिए, अरबपति के लिए, जिनके लिए 1000 पेट्रोल हो जाए कोई नुकसान नहीं। सिर्फ आखिरी बात, जिनके लिए 10,000 का यूनिट हो जाए, ये 90% लोगों के लिए कायदे आज़म का पाकिस्तान आज नहीं है। मुझे कल आपने स्टोरी दी थी और आज दोबारा मुझे भी एक स्टोरी मिली है कि 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा जाते हैं लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए, ख़ासतौर पर ये जो है ना जहाँ एक्सपो, और ये किसी का फार्म गुम हो गया है, किसी ने फार्म गुम कर दिया है, वहाँ कोई सुपरवाइज़र साहब थे, कल एक खातून मुझे बेचारी, उन्होंने कहा जी वो 3-4 दफ़ा जा चुकी हैं,
और वो दो विकेट इतना अच्छा शुरू किया था, इतना अच्छा शुरू किया था। काजी साहब ये थी जो पहले अफसर थे ना कैप्टन उस्मान, उन्होंने बड़ा अच्छा काम चलाया। ये मोहतरमा आई है सायरा, मैंने भी परसों चौथे उनको फ़ोन किया, कहते हैं जी वो सिस्टम पे लोड बड़ा। मैं क्या मोहतरमा, लोग रसवा हो रहे हैं, 3 बंदे वो मिले हैं जिन्हें जहाज से उतार दिया गया है, आप लोगों ने अपग्रेड नहीं किया नाहली की वजह से। हमने तो कल भी वज़ीर आला पंजाब से उस्मान बुज़दार से प्राइम मिनिस्टर गुजारिश की थी कि लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, आपके कहने पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये अपडेट ही नहीं कर रहे उसको। उधर अब इंतजाम ही कोई नहीं, आप धक्के खाते रहे, वो कहते हैं जाओ जाओ भाग जाओ। अच्छा, दूसरी बात ये मैं भट्टी साहब करना चाहता था कि हमारे यहाँ जो मकानियत है उसमें शदीद खतरा है, क्योंकि हमारी 70-80% आबादी छोटे छोटे मकानों में रहती है। तो ये जो हमारे पार्क हैं इनको अर्ली क्यों ये बंद कर देते हैं? इनको ये खुली जगह पे लोग जाके बैठें, ज्यादा वक्त वहां गुजारें। भाई साहब आप किसी अकल से मुझे बता दें, और ये गुलजार साहब सुने, आप स्कूल खोल रहे हैं, जो मासूम बच्चा है उसको कह रहे हैं वो कोरोना के इस वबा में स्कूल क्लास में बैठे, सुन लें, और शाम को जो खुली फिजा है, जहाँ मैदान है, जहाँ बाग है, पार्क है, मुझे कोई रैशनल दे। मॉडल टाउन में गया ना तो उन्होंने कहा 10 बजे बंद हो जाता है, चलो स्कूल खोल रहे हैं और पार्क बंद कर रहे हैं, बट जहाँ खुली फिजा है। वाक से बेहतर कोई हल नहीं है आम आदमी के लिए, और लोग ज्यादा देर वहां खुले, अगर खुली फिजा में कोई सांस लेता, ऑक्सीजन लेता है तो ये बेहतर है। लेकिन पता नहीं ये हिकमत अमली बनाने वाले फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट? पंजाब चाहिए यार उनको, उसको टाइम बढ़ा दें। और इंतजामिया के नीचे आते हैं। अगर टू बी एग्जैक्टली देखिए, इन्हें चाहिए कि लोग, अगर गरीब आदमी एक घर में 10 कमरे में बंद है तो अगर खुली फिजा में पार्क में जाके सांस ले रहे हैं तो यार नहीं, भट्टी साहब मुझे बताएं, लोगों को जीने दो यार, खुली हवा ही दे दो। नहीं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मदरसे में आपने कारोबार बंद कर दिए यार। अच्छा, वहां जा सकते, वो एक सेहत के लिए वॉक करना जा रहा है, वो नहीं कर सकते आप। कभी आप 20 रुपए का टिकट लगा देते हैं, कभी आप क्या यार। अच्छा, पार्कों पे टिकट लगा दिए, जो मैदान थे बच्चों के खेलने के, वहाँ 25 इमरान खान साहब का लाभ तो कह रहे थे कि स्पोर्ट्स के लिए कुछ करेंगे, वो तो सोसाइटी बन गई, वो कहानी खत्म होगी। ओलंपिक्स में एक और है मेरे मोहल्ले में, मुझे तो कल तुराब बता रहा था कि वहाँ एक जगह जो पार्क की जगह थी वहाँ स्कूल बना हुआ है। काजी साहब, पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी पॉपुलेशन है, 6 बंदे क्वालिफाई कर गए हैं ओलंपिक्स में, 6 बंदे सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं। दुनिया की 6ठी बड़ी पॉपुलेशन, व्हाट ए शेम कि 6 बंदे सिर्फ ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई कर सके हैं। ये हमारा हाल है, ग्राउंड चाहिए। कादिर साहब, इमरान खान साहब ने जिस दिन हाउसिंग सोसाइटियों का स्कैंडल खोला, IPP उसके बच्चे लगेंगे, पीनट लगेंगे उसके आगे। जितना खरबपति लोग प्रॉपर्टी और नजायज पैसों से हुए हैं ना, अनबिलीवेबल है यार, अनबिलीवेबल है। लाख रुपए की चीज इन्होंने 10,000 मुझे बताएं, वो आप कहाँ बता रहे थे 5.5 करोड़ का प्लाट? ये मारा 1 करोड़ 100 करोड़। ये रिंग रोड क्या था, कोई एक बंदा पकड़ा गया? पिंडी रिंग रोड क्या था? मैंने तो नहीं है वो किया था स्कैंडल, आपने तो नहीं किया, खुदा ना खास्ता। मुल्क के लोग ही पकड़े गए हैं और मुसीबत में पकड़े गए हैं, लेकिन कोई इसका कोई खेलों पे कोई बात ही नहीं आप कर रहे। मैंने कहा ओलंपिक्स में जो हमारा हाल हो रहा है, तो हमारे वो आरफ साहब, जो जनरल आरफ है, 17 साल से वो ओलंपिक्स के वो चला रहे हैं, तो हमारा एक तगमा नहीं है। कोई तो इस पर बात होनी चाहिए, कुछ सोचिए यार, उनको यार कोई तगमा दे दो भाई। 17 साल से आपने बड़ा नाकामी से इसको चलाया है। भट्टी साहब, हम दुनिया की 6ठी बड़ी पॉपुलेशन है। मैं हैरान हूँ आपको, मतलब पाकिस्तान ने मेरा 60s में, आपकी पैदाइश से पहले गोल्ड मेडल हॉकी में हमने लिया हुआ है, हमारा नाम है। कई हमारे मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं देख यार प्री पार्टीशन में हमारे जो रनर थे और पार्टीशन के बाद आगे जाने रनर थे, बड़े बड़े नाम थे उनके। बड़े यार वैसे आप हुकूमत पे तनकीद के आदी हैं। आप आज मेडल रखे हैं ना करप्शन के लिए, फ्रॉड के लिए, जालसाजी के लिए, धोखेदही के लिए, हक तलफी के लिए। आपकी सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी मेडल बनाने से। जितना फ्रॉड और करप्शन ने अब तरक्की की है ना, अनबिलीवेबल है। आप फ्रॉडिया एक मनी चेंजर है, बड़ा मनी लॉन्डर, कनाडा की उसकी नेशनलिटी है, उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू हो गया, लाहौर डिफेंस में गई रहता है। अच्छा, एक अहम तरीन शख्सियत ने रुकवा दिया, अरबों रुपया ले गया बाहर। वो अरबों नाम नहीं पूछना, नाम नहीं पूछना, क्योंकि भाई ना अल्लाह का वास्ता। देखिए काजी साहब, इस मुल्क में अगर आपके पास पैसा है ना, फिर आपकी मनी लॉन्ड्रिंग भी जायज है, लेकिन फिर आपको पर्ची दिखाने की जरूरत नहीं है। बकौल वसीम बदामी
मैंने एक बड़ी मासूम सी ट्वीट की थी कि यहाँ वालिद का दिन होता है, भाई का दिन होता है, आजकल फ्रेंडशिप का दिन चल रहा है। तो असल में जो हमारे मुल्क कह रहा हूँ दुनिया में डोमिनेट जो करते हैं फ्राडिये, तो क्या फ्राडियों का भी आलमी दिन नहीं होना चाहिए? मनी लॉन्ड्रर का आलमी दिन होना चाहिए। आप गलत कह रहे हैं, फ्राडियों का जाल साधों का टैंपरिंग करने वालों के 365 दिन है पूरे साल उनका। एक किसी का वालिद आ गया, फादर डे, फ्रॉड लगाते हैं, आज माँ का दिन है, आज बाप का दिन है, आज भाई का दिन है। 365 दिन काम करता है। मलक साहब जानते हैं, नाम नहीं लेना, वो जाल मैं ना रेटिंग की बात करूंगा ना नाम लूंगा, मुझे फिर वो आप मलक उस तरफ ना जाए। आप क्लोजिंग है, आपको क्लोजिंग है, पूरा साल जायज है। तो ये हमारी जो मारूजात हैं, कुछ अगर बातें हम लोगों के बड़े बड़े अमानों तक पहुंच जाएं, कम से कम ये बागों में वो अब नहीं देखते, जाने दें और कुछ हालात बेहतर करें। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह।